हेलो फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो है मेरी क्लोथिंग इंडस्ट्री के ऊपर है। अगर आप लोग अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो भैया इसके अंदर कितने मार्जिन है आप लोगों को पता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत मार्जिन की मार्केट है। 10%, 20%, 40%, 80%, इवन 100% से भी ज़्यादा मार्जिन है इसके अंदर। इतना किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है जितना क्लोथिंग इंडस्ट्री में है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी खुद के क्लोथिंग ब्रांड है, लेकिन क्यों है? उन लोगों को क्या मिलता है कि भैया वो अपने खुद के क्लोथिंग ब्रांड खोल के और अपने कपड़े बेच रहे हैं। बीइंग ह्यूमन सलमान खान का है, शाहिद कपूर का स्कर्ट, ये इनके खुद के ब्रांड हैं या इन्होंने किसी के साथ में कोलिब्रेशन कर रखा है। ऋतिक रोशन का ब्रांड है HR के। उसके अलावा आलिया भट्ट का है ईडी मम्मी, ये बच्चों के कपड़े बनाते हैं जो ब्रांड है। मलाइका अरोड़ा का ब्रांड है द द लेबल life.com। उसके अलावा विराट कोहली के दो ब्रांड हैं, रॉन्ग और 18। उसके अलावा कटरीना कैफ का ब्रांड है की ब्यूटी, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना रहा है और उन्होंने अभी जो रिसेंटली कपड़े भी लॉन्च करे हैं, लेकिन ये कोलिब्रेशन के साथ चल रहे हैं, ये खुद के इनके ब्रांड नहीं है। कंपनियां हम ही जैसे लोग होते हैं जो कि अपने खुद के ब्रांड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इनके साथ में कोलिब्रेशन करते हैं। एज इन इनको कोलिब्रेशन में एडवर्टाइजमेंट में इनको पैसा नहीं देके अपनी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी दे देते हैं। या कोई कंपनी है, इन्होंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और ये ढंग से रन नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको कंपनी ने अप्रोच किया कि भैया हम तुम्हारी कंपनी के कपड़े बनाएंगे, आपके साथ में जॉइंट वेंचर में आप हमारे साथ कोलिब्रेशन कर लीजिए या हिस्सेदारी दे दीजिए। जिससे इनका फायदा ये होता है कि भैया जो ब्रांड है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है और एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी बच जाते हैं। अगर सलमान खान का ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, तो सलमान खान ने खुद तो बीइंग ह्यूमन स्टार्ट नहीं किया, और अगर सलमान खान ने, आप लोग बोलते हो कि सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन स्टार्ट किया है, तो भैया बीइंग ह्यूमन उसने स्टार्ट किया कितना टाइम तक वो चला सका? बहुत बुरी हालत के बाद में उसने किसी कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर किया, और कंपनी को फायदा क्या हुआ कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च ही नहीं कर रही है। उनका एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सलमान खान है। सलमान खान उस कंपनी को प्रमोट कर रहा है, उस कंपनी के कपड़ों को प्रमोट कर रहा है। तो एज अ कंपनी की तरफ से देखते हो तो भैया आपने किसी भी ब्रांड इन्वेस्टर आपको लेना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। इससे अच्छा कि कंपनी में हिस्सेदारी दे दो, वो कंपनी जी उसकी है, तो उससे कपड़े जो है बहुत अच्छे रेट पे बिक जाएंगे। और भैया सेलिब्रिटी का नाम जुड़ने से बंदों के दिमाग में ये हो जाता है कि भैया ये तो बीइंग ह्यूमन का सलमान खान का ब्रांड है, शाहिद कपूर का स्कर्ट है, ऋतिक रोशन का ब्रांड है। इससे ना प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप अपना खुद का ब्रांड खोलने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको नाम डिसाइड करना है। नाम सबसे यूनिक होना चाहिए कि भैया जो भी ब्रांड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम डिपेंड करेगा कि आपकी यूएसपी क्या है। आप किस टाइप के कपड़े बेचने जा रहे हो? आप फैब्रिक के ऊपर खेलने जा रहे हो, आप लग्जरी में खेलने जा रहे हो, या आप स्पोर्ट्स के अंदर अपने आप को उतारने जा रहे हो? ये डिपेंड करता है कि आपका किस सेगमेंट के कपड़े रहेंगे, किस टाइप के कपड़े रहेंगे। वेडिंग वेयर रहेंगे, लग्जरी है, ट्रेडिशन है, ऑफिस वेयर है, उस चीजों के ऊपर आपकी यूएसपी डिपेंड करेगी और यूएसपी के ऊपर आपका नाम डिपेंड करेगा। अगर आप ब्लैकबेरी देख रहे हो तो भैया ब्लैकबेरी देख के या सोच नाम पढ़कर ही आपको समझ में आता है कि लग्जरी है, एक स्टैंडर्ड होगा, ऑफिस वेयर है। वैसे ही बीइंग ह्यूमन है तो भैया बीइंग ह्यूमन ये मिक्स्ड है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि ये ऑफिस वेयर बना रहे हैं। उस टाइप के भी ऑफिस वेयर नहीं है इनके। बीइंग ह्यूमन ब्रांड उन्होंने उस तरीके से कस्टमर के दिमाग में आपको इमेज डालनी है। उसके बाद में जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर मार्जिन मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा है, लेकिन मार्जिन के साथ में अगर हम लोकल वेंडर हैं या हम लोकल हैं बनाने वाले और हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, तो भैया हमारे को अपना छोटा सा ब्रांड स्टार्ट करने के लिए भी उसको चलाने में बहुत दिक्कत आएगी। ना तो हमारे पास में इतना भर भर के पैसा है कि भैया इतना पैसा भरा हुआ है कि मैं मॉडल्स ले आऊंगा या किसी मूवी के हीरो को ले आऊंगा और उनको कपड़े पहनाकर अपनी मॉडलिंग कराऊंगा। भर भर के पैसा है नहीं है, तो ये चीज याद रखना। और उसके बाद में आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है, या आपने ये सोच लिया कि मेरे को ये ब्रांड बनाना है, उसके कपड़े किससे डिजाइन कराने हैं। अगर आपने खुद डिजाइनर हो आप, तो भैया आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप खुद बना सकते हो। लेकिन आप डिजाइनर नहीं हो और आपको ये पता है कि भैया मेरे को कपड़े तो टेलर से सिलवाने हैं, तो भैया मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि आपके लिए आपका डिजाइन तैयार करके देंगे। अब बात आती है अब क्या होगा, पैसा भी इतना नहीं होगा कि आप डिजाइन तैयार करवा पाओ।
मार्केट में ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि आपके कहने पे आपका डिजाइन तैयार करके देंगी और कुछ एडवांस लेंगी बाकी डिलीवरी के टाइम पे। लेकिन स्टिल इसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि पैसा भर भर के नहीं है। तो पैसा नहीं है तो आप लोकल टेलर के पास जाओ, उससे 3 से 4 दिन उसके ले लो और उसको 3 से 4 दिन का पे कर दो। जब आपके सैंपल तैयार हो जाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया ये चीज में अपनी तैयार हो चुकी है और इस चीज की मेरे को मार्केटिंग और सेल्स करनी है। मार्केटिंग और सेल्स करने से पहले अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके अलावा फेसबुक हो गए, छोटी छोटी एडवर्टाइजमेंट हो गई, वो करवाना आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत इजीली और बहुत सस्ते कॉस्ट पे हो जाता है। उससे आपको ये पता रहेगा कि आपके प्रोडक्ट जो है अगर 3 महीने बाद आने वाले हैं तो जो कस्टमर है उसका रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है। रिस्पॉन्स एज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके जो क्लोथिंग आने वाली है बहुत जल्दी, आपने अपने सैंपल तो तैयार करवा लिए हैं, उस सैंपल को आप लोगों को इंस्टाग्राम पे और नॉर्मल मॉडल से, नॉर्मल अपने फैमिली मेंबर से, ब्रदर से, सिस्टर से, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से, उन्हीं को बोल के अलग अलग बंदों की पिक्स वगैरह लेके मॉडलिंग टाइप में इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप डाल दो। उससे आपको भी इजी रहेगा कि भैया आपका पेज तो तैयार हो ही गया है। ये भी चीज हो जाएगी कि आपका पेज तैयार हो गया, इस डेट को मेरा क्लोथिंग ब्रांड आ रहा है, ये ऐसे ऐसे मेरे कपड़े हैं। अगर आपके कपड़ों के अंदर दम है और आपकी मार्केटिंग जो अच्छी है, जो आपको इंडिविजुअल अपने लेवल पे करनी है, अगर ये चीजों में आप कम पैसा लगाकर एडवर्टाइजमेंट और लुक्स अच्छी दे पाते हो तो कमिंग सून में ही आपको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका ब्रांड लॉन्च होने से पहले ही आपको ऑर्डर्स आ गए तो आपको ये पता रहेगा कि ये कपड़े मेरे पास ये कपड़े इतने तैयार करवाने हैं कि इतने ऑर्डर्स मेरे पास रहेंगे। एक चीज क्लोथिंग बिजनेस में एक और है कि भैया सबसे ज्यादा माल इसी के अंदर ही डम होता है। अगर आप लोगों ने अपने कपड़े जो है 100 टी-शर्टें बना ली या 100 पैंटें बना ली, आप सोच के चलते हो, लेकिन क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी फैशन चेंज हो जाता है तो आपका सारा माल बिक जाएगा ये भी आपको नहीं पता। कुछ माल आपको अगर 1000 रुपए का निकाला है तो 1000 का भी बेचना पड़ेगा। जब कुछ आपको पता लग जाएगा कि भैया ये तो फैशन चेंज हो गया तो कुछ आपको डम भी करना पड़ेगा, कुछ आपको डिस्काउंट में भी देना पड़ेगा, कुछ डिस्काउंट से भी कम देना पड़ेगा कि भैया 600 रुपए का वो बना हुआ है, मेरे को 300 का भी देना पड़ेगा कि भैया रखने का क्या फायदा, रख के तो पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। नया बंदा जो अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहा है वो सबसे बड़ी गलती यही करता है कि उसने ब्रांड स्टार्ट किया और भर के माल बना लिया। तो भैया जो भर के माल बना लिया वो कूड़ा हो जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम फ्राइडे मार्केट में जाते हैं या नॉर्मली सैटरडे मार्केट में जाते हैं तो वहां पे वो 100 रुपए बहुत लग्जरी कपड़े मिल रहे होते हैं। तो वो कपड़े, कुछ तो कपड़े ऐसे होते हैं कि हाँ जी खराब हो गए या डिफेक्टेड हो गए, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं कि हम जैसे ओनर्स ने अपनी कंपनी बनाई और उसके बाद में अपना माल नहीं बेच पाए तो उसको कूड़े के भाव पे बेच दिया कि भैया इतना नुकसान तो हो गया, थोड़ा बहुत कुछ पैसा आ रहा है तो आ जाए। और ऐसे वो क्लोथिंग के कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन कूड़े के भाव पे बिक रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हो, आपने मार्केटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन भर भर के नहीं बनाना सामान। कि भर के बना दोगे तो भैया क्लोथिंग इंडस्ट्री बहुत जल्दी फास्ट फैशन की वजह से चेंज होने वाली है कि आज ये फैशन चल रहा है, आज विंटर का फैशन चल रहा है, कल समर का फैशन चल रहा है, आज रेनी डे का फैशन चल रहा है, उसके अलावा कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। डिजाइन तक, गर्ल्स के इतने डिजाइन है, बॉयज के इतने डिजाइन है कि आज नॉर्मल पैंट चल रही है, आज बेल बॉटम चल रही है, आज कार्गो चल रही है। तो आप भर के बना लेते हो तो भैया आपका नुकसान डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आपने 100 पीस भी बना लिए और आप 100 पीस नहीं बेच पाए तो आपकी मार्केटिंग मुझे नहीं मालूम है कि भैया किस लेवल की करने जा रहे हो या आपके पास में फाइनेंशियली कितना पैसा है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज आ जाती है कि आप क्लोथिंग बिजनेस में बहुत पहले से हो तो आप लोगों को ऐसे फिल्म स्टार्स को या उनके मैनेजर को टारगेट करना है कि जो मतलब बहुत हाई लेवल पे तो नहीं, मतलब मिडिल लेवल पे चल भी रहे हैं और इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो उनको आप मेल कर सकते हो, उनके मैनेजर वगैरह का ईमेल आईडी निकाल सकते हो। कांटेक्ट करने के काफी सारे तरीके हैं। अगर आपका उनके थ्रू कांटेक्ट हो जाता है और वो अपने ब्रांड को, आपका ब्रांड कहने को तैयार हो जाते हैं तो भैया ये ब्रांड वाली फैसिलिटी जो है ये आपको बहुत फायदा दे जाएगी। इससे ये हो जाएगा कि वो ब्रांड उनका है और उनका ब्रांड कहने की वजह से जो ब्रांड आपने बनाया है उनका नाम लगते ही उसकी ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी शाहरुख खान के बेटे ने एक क्लोथिंग ब्रांड खोला था, लग्जरी ब्रांड था, तो उनके कपड़े 70,000, 80,000, 90,000। भैया
कपड़ों में कोई इतना नहीं, हाँ वो 80,000 के कपड़े बेच रहे हैं, वो लग्जरी कपड़े बेच रहे हैं, भैया कपड़ा 500 वाला भी वही है और 2,000 वाला भी वही है और 4,000 वाला भी वही है, लेकिन उस बंदे का नाम लग गया, या शाहरुख खान का नाम लग गया, आर्यन खान का नाम लग गया, तो उसकी वैल्यू इस वजह से बढ़ गई। उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 80 करोड़ रुपए की है उनके ब्रांड की। वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्लोथिंग वेयर में भी है, परफ्यूम वेयर में भी है। वैसे ही विराट कोहली का, तो इनके नाम लगते ही बनाने वाली कंपनी तो कोई और है। आप अगर देखोगे कि बनाने वाली कंपनी को है तो वो कोई लोकल ही कंपनी मिलेगी। अब शाहिद कपूर का ब्रांड है स्कल्ट, ये आदित्य बिरला ग्रुप बना रही है। आदित्य बिरला ग्रुप इंडिया के अंदर काफी सारे ब्रांड्स ऑन करती है जिनके कपड़े वो बना रही है, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप क्या खुद का ब्रांड नहीं निकाल सकती थी? निकाल सकती थी, लेकिन शाहिद कपूर की ब्रांड वैल्यू एक अपनी है। शाहिद कपूर के फैन फॉलोइंग एक अलग है, जो अब भैया वो अपना ब्रांड निकालती, उसके बाद में मार्केटिंग करती, पैसा खर्च करती। इससे अच्छा उन्होंने शाहिद कपूर के साथ में एक ब्रांड निकाल लिया, सब कुछ आदित्य बिरला ग्रुप का है, लेकिन कल क्या कि वो शाहिद कपूर का ब्रांड है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। शाहिद कपूर की खुद की ब्रांड वैल्यू थी, उसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। क्लोथिंग का जहां वो 200 रुपए का उस क्लोथिंग को बेच सकती थी, वहीं अब वो 2,000 रुपए का बेचेगी। शाहिद कपूर का नाम लग गया कि भैया ये तो शाहिद कपूर का ब्रांड है, शाहिद कपूर की ब्रांड वैल्यू लग गई, इस वजह से उसके अंदर कॉस्टिंग बढ़ गई। या आप एक देखिए कि सेंटीमेंट, आप अब बीइंग ह्यूमन का ब्रांड है, सलमान खान का ब्रांड है, सेंटीमेंट है कि भैया ये पैसा जो भी हम कपड़ों को खरीदेंगे ये डोनेट करेंगे। क्या सारा पैसा डोनेट करेंगे? सलमान खान को 10 से 20% पैसा मिलता है, जो कि उस बीइंग ह्यूमन के प्रोडक्ट में से मिलता है। अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हो तो 10 रुपए या 20 रुपए मिलेंगे सलमान खान को, तो सलमान खान सिर्फ अपने 20 रुपए ही डोनेट कर सकता है, उसके अलावा बाकी पैसा कंपनी को जाता है। लेकिन बोला तो ये जाता है कि सलमान खान का ब्रांड है। यही चीज आपको समझनी है कि आप ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपकी मार्केटिंग कैसी है, या आप किसके साथ में उसको स्टार्ट करने जा रहे हो। मार्केट के अंदर बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, या पंजाबी टॉलीवुड में हो गए, पंजाब इंडस्ट्री में हो गए, काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आपको मिल जाएंगे जो कि इस टाइम पीक पे नहीं है। तो उनके साथ में अगर आपका कनेक्शन बन जाता है तो भी आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो उनके साथ में, लेकिन उनके नाम से। किसी को ये नहीं पता, या कोई आपके ऑन पेपर देखने नहीं आ रहा कि भैया उसको कितने परसेंटेज में है कंपनी के और आपको कितने परसेंटेज है, लेकिन ओनर वही बोला जाएगा कि भैया वो ओनर है, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू, उनके फैन फॉलोअर्स आपका सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनका नाम आ जाएगा कि ये ब्रांड तो उस बंदे का है। पीछे से मेहनत आपकी है, सब कुछ आपकी है, लेकिन फायदा आपका है, पैसा आपको मिलेगा। इसी वजह से जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं इनके साथ में कोई ना कोई टाई अप करता है और ब्रांड खोल लेता है। और ब्रांड किस नाम से जाना जाता है कि भैया ये तो आलिया भट्ट का ब्रांड है। अब आलिया भट्ट का जो बेबी का ब्रांड है उसके अंदर रिलायंस के 51% स्टेक है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उसके भी कुछ स्टेक है, फिर आलिया भट्ट के भी कुछ स्टेक है। ये सब एक हिस्सेदारी से ही चल रहा है। यही चीज आपको सोचनी है। क्लोथिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी फिल्म स्टार का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी भी ऐसे बंदे के साथ में अगर नाम जुड़ जाता है तो आपका ब्रांड जो है टॉप पे चला जाएगा। और अगर आप नॉर्मल हो तो आपको भैया जीरो से स्टार्ट करना है, उसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, अगर मैं उस बिजनेस को करने जा रहा हूं या मैंने यूट्यूब पेज बनाया तो मेरे को जीरो से स्टार्ट करना है, और वही शाहरुख खान का बेटा यूट्यूब पेज बना रहा है तो भैया उसका तो यूट्यूब पेज बनते ही लाखों करोड़ों फैन फॉलोअर्स हो जाएंगे, अरे उसका बेटा है। तो बस यही चीज आपको अपने बिजनेस में याद रखनी है कि अगर आप क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो और अगर आप किसी के साथ में टाई अप कर लेते हो कि आप तो एक कंपनी हो और आपने सारी चीजें, सारी मेहनत कर रखी है, सब चीजें निकाल रखी है, कॉस्टिंग से लेके हर चीज तक, जहां आपको 500 रुपए की शर्ट बेचनी है या 1,000 रुपए की शर्ट बेचनी है या 5,000 की शर्ट बेचनी है, आपका किसी भी सेलिब्रिटी के साथ में कोलिब्रेशन हो जाता है, टाई अप हो जाता है, तो भैया वही 5,000 वाली शर्ट का रेट जो है 25,000 होते हुए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस चीज को आपको सोचना है कि किस तरीके से होगा और कैसे होगा। इजी है, मेहनत आपको करनी है, आपको कॉन्टेक्ट ढूंढने हैं, आपके कॉन्टेक्ट कैसे हैं। बाकी आपको अगर आपके पास में कोलिब्रेशन नहीं हो पाता है तो भैया आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, इनके थ्रू मार्केटिंग करो और लेके जाओ। जीरो से ऊपर जाने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा। आप लोग देखते हो कि इस सेलिब्रिटी ने ये ब्रांड बना लिया, उस सेलिब्रिटी ने वो ब्रांड बना लिया, लेकिन उसके पीछे भी हम जैसे लोग ही हैं या हमारे जैसी कंपनियां ही होती हैं जो कि इस चीज का ध्यान रख के उस चीज को स्टार्ट करती हैं कि भैया हम इसको लेके आते हैं, इसके आने से मेरा ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाएगी, मेरी क्लोथिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी,
उसके बाद में यूएसपी तो ये आपको पता ही है कि भैया मैं अगर विराट कोहली को लेके कपड़ों का ब्रांड बना रहा हूं तो वह तो वो लग्जरी रहेगा। अब मान्य अगर विराट कोहली को लेके एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो वेडिंग की करता है, कुछ कंपनियां ऋतिक रोशन को लेके करती है तो वो फिटनेस की करती है। ये आपको सोचना है कि आपका कपड़ा किस टाइप का है, किस तरीके से चलेगा, मार्केटिंग किस टाइप की करना चाहते हो, किसको लाना चाहते हो, किसको नहीं लाना चाहते हो। मैं अभी रिसेंटली की बात है, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया क्लोथिंग ब्रांड। उन्होंने अपने क्लोथिंग ब्रांड में खाने का सिस्टम भी रख रखा है। उन्होंने अपना बड़ा स्टोर खोला है, बड़े स्टोर के ऊपर एक साइड रेस्टोरेंट है कि बंदा कैफे है, बंदा आएगा ऑर्डर कर सकता है, जितनी देर ऑर्डर आएगा उतनी देर उनके क्लोथिंग ब्रांड में जाए बंदा और घूम ले, कपड़े ट्राई कर ले, अगर पसंद आते हैं तो वहां से ले सकता है, नहीं पसंद आ रहे या कुछ भी है तो वो ऑनलाइन जाके भी उनके ब्रांड को ऑर्डर कर सकता है। ऐसे 7 से 8 उनके स्टोर खुले हैं, इंडिया में भी खुले हैं, दुबई में भी खुले हैं, मे बी लंदन वगैरह में भी खुले हैं। उनकी मार्केटिंग देखो, बंदा कैफे में आ रहा है, खाना भी खा रहा है और उनका सामान भी खरीद रहा है। एक डिफरेंट लेवल की मार्केटिंग है। उसके अलावा शार्क टैंक इंडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा, काफी सारे को फाउंडर आए थे, अपने क्लोथिंग का ब्रांड बनाया था और शार्क टैंक इंडिया में मार्केटिंग करने के लिए वो शार्क टैंक इंडिया में पहुंच गए, जहां उनकी ब्रांड की सेल 2 करोड़ की हो रही थी या 1 करोड़ की हो रही थी। वैसे ही शार्क टैंक इंडिया में आने की वजह से उनकी मार्केटिंग का लेवल देखो 10 टाइम्स हो गई या 3 टाइम्स हो गई। जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपके नाम को एक बार चूज कर लेना कि किस टाइप का नाम है, उसके बाद में उसी नाम का डोमेन चेक कर लेना। डोमेन के बाद में आपका डोमेन चेक करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट बना ली है तो वेबसाइट पे अपने सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर देना, ढंग से फोटो के साथ लिस्ट कर देना, क्योंकि मार्केटिंग में इस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है और आप अपने माल को बेचना चाहते हो तो कोई नहीं खरीदेगा। माल आपका जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों के रिव्यू नहीं है, इंस्टाग्राम के पेज अटैच नहीं है तो दिखेगा नहीं, तो बिकेगा नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अमेजोन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे, मीशो जैसे ऐसे काफी सारे ऐप्स हैं जिसके ऊपर जाके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अब वो देखना है कि आपको किस किस ऐप पे जाके अपने आप को बेचना है और किस लेवल पे और किस रेट पे बेचना है, आपके मार्जिन क्या है, उनको क्या देना है, जीएसटी लेवल, जीएसटी का टैक्स कितना भरना है, इनकम टैक्स कितना भरना है, ये आपको सब चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आपको कितना मार्जिन बच रहा है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपको मार्केट के अंदर आपकी मार्केट लीडर बनाने में हेल्प करेंगे। अगर मैंने एप्पल का फोन लेना है तो मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर भी देख रहा हूँ, अमेजोन पे भी देख रहा हूँ, उस पर भी देख रहा हूँ। आप अगर मार्केट के अंदर हर जगह हो तो आप बहुत जल्दी बिकोगे, जो दिखेगा वही बिकेगा। उसके अलावा आपका मॉडल कौन सा है, किस तरीके के उसने कपड़े पहन रखे हैं, प्रेजेंटेशन क्या है, लुक्स क्या है, ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड क्या है। अब मेरा बैकग्राउंड में वीडियो बना रहा हूँ इतना अच्छा नहीं है, यही मैं लाइटिंग कर दूं, बहुत अच्छी लाइटिंग कर दूं, बहुत अच्छा व्यू कर दूं, तो जितने मेरे नॉर्मल व्यू आ रहे हैं मेरे नॉर्मल व्यू से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज मेरी लाइटिंग बहुत अच्छी हो गई, मेरा माइक बहुत अच्छा हो गया। इन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है कस्टमर को। जो बंदा आपके प्रोडक्ट को देख रहा है या जो बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है उसको लाइटिंग का, उसको मेरे फेस वैल्यू का, मेरे एक्सप्रेशन का बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे ही आपके कपड़ों को लेने से पहले, अब आपका ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर पे तो आपकी फोटो ही उसके लिए ऑफलाइन का काम कर रही है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो आपका सामान देखते ही खरीद लेगा, अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो भैया नहीं हो सकता। ऑफलाइन स्टोर के अंदर तो आपको यह है कि बंदा आया, पहन के देखा, उसने अपने आप को ही देखा, अरे मैं अच्छा लग रहा हूं, मैंने वो ले लिया। लेकिन ऑफलाइन के अंदर सामने वाले को देख के वो अपने आप को इमेजिन करेगा कि ये ऐसा लग रहा है तो मैं ऐसा लगूंगा। ऑफलाइन खोलने के लिए आपको ऑफलाइन के लिए आपको एक शॉप खोलनी है, उसमें काफी सारा पैसा लगाना है, उसके बाद भी वहां पे माल बिकेगा नहीं बिकेगा, शॉप का रेंट हो गया, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका स्टाफ हो गया, ये सब कुछ भी देखना है। अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो जहां आप छोटी सी शॉप में ऑफलाइन का खर्चा निकाल रहे थे उतना ऑनलाइन में आप उससे डबल कर सकते हो। ऑनलाइन में आपकी प्रेजेंस जो है वो पूरे इंडिया में हो सकती है, ऑफलाइन में सिर्फ एक सिटी में रहेगी या एक छोटे से इलाके में रहेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप ऑनलाइन के अंदर आपका बजट चल रहा है 4 से 5 लाख रुपए का, तो ऑफलाइन में वही बजट रहेगा 20 से 25 लाख रुपए का। अगर आप अभी माल तैयार करवा रहे हो कि भैया आपने अभी नया नया स्टार्ट करना है,
तो 3 से 4 शर्टें आपने बनवाई हैं, पहले जो सैंपल के लिए बनवाई हैं, उसके बाद में उसके बेस पे आप एलिमेंट्री तैयार कर रहे हो कि 10 ये बना ली, 10 वो बना ली, तो वहां पे पैसा आपका बहुत कम खराब होगा। जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे वैसे आप बनवा सकते हो। आपका जो ऑर्डर आया एकदम आते ही तो आपने नहीं भेजना, 3 से 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन आप भी कस्टमर से लेके चलोगे, फिर आपकी डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे आपको पैसा कम फंसाना है, लेकिन ऑफलाइन के अंदर तो आपको एकदम से ही माल बनाकर रखना पड़ेगा। बिका नहीं बिका ये भी डिपेंड करता है। आपके कपड़े अगर आप फैशन लाइन से नहीं हो तो भैया जो इंटर्न्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनसे आप अपने कपड़े डिजाइन करवाओ और उनको लेकर अपने कपड़े बनवाओ, क्योंकि जो नया स्टूडेंट होता है उनके दिमाग में बहुत आइडियाज होते हैं। जारा, H&M जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये भी इन लोगों का यूज करती हैं। अभी एक नया ब्रांड आया टाटा का जूडियो, 3 से 4 साल या 5 साल हो चुके होंगे मार्केट के अंदर उसको। वो फास्ट फैशन के ऊपर काम कर रहा है, वो फास्ट फैशन के ऊपर काम कर रहा है, साथ में वो जो है एक मिडिल क्लास के लिए काम कर रहा है कि भैया जिसका पॉकेट फ्रेंडली है, जिसके पास पैसे कम है, 99 रुपए से लेके 599 या 699 तक में आपके अच्छे कपड़े आ जाते हैं। वो चले कितने भी उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि वो 3 धोखे बाद खराब है, 4 धोखे बाद, लेकिन भैया वो धड़ल्ले से अपना माल बेच रहा है और वो धड़ल्ले से अपने स्टोर खोल रहा है। जूडियो टाटा का प्रोडक्ट है, लेकिन आप कहीं जूडियो में जाते हो ना तो वहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा पावर्ड बाय टाटा। आप टाइटन जैसे स्टोर में चले जाओ या और लग्जरी स्टोर में चले जाओ या क्रोमा में चले जाओ तो पावर्ड बाय टाटा होगा, लेकिन जूडियो में नहीं होता, क्योंकि वो फास्ट फैशन है और जूडियो अपनी वजह से चल रहा है, वो टाटा की रेपुटेशन की वजह से नहीं चल रहा। जूडियो का ये है कि भैया वो सस्ते कपड़े बना रहा है और फास्ट फैशन बना रहा है। उसके पास जो कपड़े अगर अभी लेने जा रहे हो तो 1 महीने बाद वो डिजाइन आपको मिलेगा ही नहीं। और वहीं आप जारा में ले लो तो भैया जारा का यूएसपी ये है कि मैं लग्जरी कपड़े बना रहा हूँ। हाँ, कपड़े तो उसके पास भी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो नहीं मिलेंगे, वो कम कपड़े बनाता है। वो अपने एक ही स्टोर के अंदर एक ही शर्ट के 4 से 5 साइज भेजेगा और 4 से 5 वेरिएंट भेजेगा। उससे भैया कस्टमर आया, पहना, इतने की है, हाँ ठीक है, इसका दोबारा तो मिलना नहीं है। कस्टमर के दिमाग में ये है कि भैया ये तो दोबारा मिलने वाला ही नहीं है, तो भैया खरीद लो इसको। और जूडियो भैया बल्क में है, सस्ता है, खरीद लो। दो अलग अलग कस्टमर हैं, दो अलग अलग स्टोर हैं, और सेल की बात करते हैं तो दोनों की सेल अच्छी है। अब आपको आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से चलाना है वो आपको डिपेंड करता है कि आपके ऊपर ही किस टाइप का, आपको सस्ता कपड़ा बनाना है, आपको महंगा कपड़ा बनाना है, आपको जल्दी बिकने वाला बनाना है, आपके मार्जिन्स क्या हैं, इन चीजों का ध्यान रख लेना। ये सारी चीजों का ध्यान रखने के बाद में आप क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। और क्लोथिंग ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है कि भैया जो सबसे ज्यादा चल सकता है इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ठंड अलग पड़ती है, गर्मी अलग पड़ती है, तो 2 मौसम हो गए। तो इसके अंदर 2 अलग अलग मौसम के हिसाब से आप अलग अलग टाइप के कपड़े बना सकते हो। कुछ लोगों को जैकेटें बहुत पसंद है, कुछ लोगों को स्नीकर्स बहुत पसंद है, या कुछ लोगों को निकरे बहुत पसंद है, या कुछ लोगों को कैप बहुत पसंद है। तो आप लोगों को सबको ध्यान में रखकर अपने अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना है और डिफरेंट लेवल पे करना है। ये आपको सोचना है कि किस टाइप से करना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।